तो आज हम स्टार्ट करने वाले वी आर गोइंग टू डू रे ऑप्टिक्स। और जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पीछे जो प्रेजेंटेशन है, जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। बहुत मजा आएगा और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सब लोग, क्योंकि अभी 12th पास हैं, तो आपने कुछ ना कुछ चीजें अभी अधूरी पढ़ी होंगी, पूरी नहीं पढ़ी होगी। और इसलिए इस स्लाइड का नाम, इस टॉपिक का नाम है कि भाई कब तक पढ़ेंगे अधूरा, अब तो पढ़ना है पूरा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस प्रेजेंटेशन के साथ। अब बढ़िया सी एक एनिमेशन भी है, हम देखते हैं। यार तो स्नेल लॉ हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन हो रही है। तो भाई अगर मैं आपसे थोड़ी सी बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, पूरे नंबर ला सकते हो दोस्तों, क्योंकि फिजिक्स पूरी कंसेप्चुअल होती है। लेकिन अगर मैं देखूं मेडिकल के जो बच्चे होते हैं, इंजीनियरिंग के बच्चे, वैसे मेनली मेडिकल के बच्चे फिजिक्स से बड़ा खफा रहते हैं। उनकी नाराजगी फिजिक्स से बहुत ज्यादा रहती है। क्यों? उनको लगता है यार फिजिक्स में स्कोर करना मुश्किल है, फिजिक्स में मैथ्स बहुत ज्यादा है, फिजिक्स में एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन जानते हो क्या गलती वो लोग करते हैं? गलती करते हैं वो लोग, और इनफैक्ट आप लोग भी, कि चीजों को फॉर्मूला बेस्ड पढ़ते हैं। कोई फॉर्मूला आया, फॉर्मूले की तरह पढ़ लिया और उसको समझा नहीं। जब फॉर्मूले की तरह पढ़ा, समझा नहीं, तो चीजें कभी भी डेप्थ तक क्लियर नहीं होंगी। डेप्थ तक क्लियर नहीं हुई, अप्लाई करने में बहुत दिक्कत आई। आज दोस्तों मैं आपके साथ अगला 1 घंटा आपको इतना एंजॉय कराने वाला हूं, और ये टॉपिक हम ऐसे कमांड के थ्रू पढ़ेंगे। एक एक चीज मैं आपको एनालाइज कराऊंगा, मैं विजुलाइज कराऊंगा। मैं कौन? मैं आपका प्यारा सा छोटा सा फेवरेट टीचर फिजिक्स का बन जाऊंगा। अभी नहीं हूं, अभी तो आप मुझे नहीं जानते। मेरा नाम सुधांशु बजाज है और मैं हूं हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, स्कॉलर्स एकेडमी। और बहुत लंबी मेरी एक्सपीरियंस की लिस्ट, बहुत सारी जगह मैंने काम किया, अपनी अपनी इनपुट्स दिए, और आज आपके सामने खड़ा हूं आपको चैंपियन बनाने के लिए। पिछले 3 साल लगातार साल 2018, 19 और 20 मेरे स्टूडेंट्स ने 180 में से 180 स्कोर किए फिजिक्स में। राइट, तो आज कोशिश करते हैं कि आपको भी हम उस मुकाम तक पहुंचा पाए, आपको एटलीस्ट ये समझा पाए कि यार कैसे फिजिक्स को सीखें, कैसे हम लोग फिजिक्स को सीखेंगे, ये हम देखेंगे एक बारी। ठीक है, पढ़ाएंगे। तो भाई पहली चीज जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, दैट इज व्हाट इज एग्जैक्टली स्नेल लॉ। भाई स्नेल लॉ सब लोग पढ़ते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर पढ़ते हैं, इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, यही पढ़ते हैं। लेकिन जब मैं छोटा था, जब मैं 10th क्लास में था, 9th क्लास में था, 12th में आया, तो मुझे स्नेल लॉ से रिलेटेड एक बड़ी समस्या आई। और क्या समस्या आई? वो ये समस्या थी कि साइन आई अपॉन साइन आर, मैं कंफ्यूज हो जाता था कि मैं म्यू टू बाई म्यू वन लिखूं या मैं म्यू वन बाई म्यू टू लिखूं। मुझे लगता है आप लोग भी कंफ्यूज हो सकते हैं। आप कहोगे नहीं सर हम तो बॉन्ड है, लेकिन जहां मल्टीपल हमारे पास मीडियम्स आएंगे, वहां पर बच्चा मेरा कंफ्यूज हो सकता है कि साइन आई अपॉन साइन आर क्या हो जाएगा। तो मैंने काम किया छोटा सा, मैंने ऐसा ना लिख करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान दीजिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है, उसका भी कारण है, स्पष्ट कारण है। राइट, वो मैं आपको समझाऊंगा कि म्यू क्या चीज होती है। म्यू हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन आखिरकार म्यू चीज क्या है? तो देखो, जैसे बच्चों मैंने कहा कि मेरे पास वैक्यूम है और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट c है। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट मेरे पास c है। किसी और मीडियम की अगर बात करूं, तो जैसे जैसे मीडियम में हमारे पास जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट, वैसे जैसे जैसे रुकावट ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मेरे पास मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिक्रीज करती जाएगी। दैट विल डिक्रीज। कहीं किसी मीडियम में c/2 हो जाएगी, कहीं किसी मीडियम में c/4 हो जाएगी, किसी मीडियम में c/10 हो जाएगी। तो जैसे जैसे ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ी, जैसे जैसे ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ी, वैसे वैसे स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई। तो हम बोलते हैं म्यू क्या चीज है? म्यू लोग बोलते हैं, लोग रट्टा लगवाते हैं, इट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मैं बोलता हूं भाई ऐसा क्यों है? रट्टा नहीं मारेंगे, ऐसा रट रट के तो जीवन खराब हो गया कि याद नहीं आता एग्जाम में कि ऊपर सी एयर आएगा कि सी मीडियम आएगा। मैं जानता हूं बच्चों को दिक्कत होती है, तो हम समझाए म्यू क्या चीज है। म्यू इज द नंबर ऑफ टाइम्स, म्यू इज द नंबर ऑफ टाइम्स by which speed of light has decreased in a particular medium। किसी पर्टिकुलर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितने गुना कम हो जाएगी, कितने गुना कम हो जाएगी, बस यही म्यू है। जैसे यहां की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों यहां पर म्यू क्या है?
बोलो, खुद से बोलो, सोच के बोलो, 4। यहां पर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है भाई? यहां पर 10 है। यहां स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी, यहां म्यू कितना? 10 है। यहां म्यू कितना भाई? 2 है। तो जो फैक्टर से जितने गुना स्पीड ऑफ लाइट कम हो रही है वही म्यू है। यानी पहले ये नहीं आया, पहले ये नहीं आया, पहले क्या आया बच्चों? मैं आपको बता दूं, पहले हमारे पास आया, पहले ये वाला एक्सप्रेशन आया, दैट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ मीडियम। कि म्यू मीडियम वो फैक्टर है जिससे स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज कर गई, और बाद में अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो मेरे पास म्यू मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम आया। यानी ये पहले आया, ये बाद में आया। उम्मीद करते हैं ये वाली बात यहां तक चमक गई होगी एकदम से। अब ये जो हमने लिखा sin i by sin r इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1, इसका भी एक डेरिवेशन होता है। हालांकि भी मैं डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको लॉजिक सिखाऊं, क्वेश्चन कराना सिखा दूं। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या एक्सप्रेशन आएगा? म्यू 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन आर। ध्यान दीजिएगा, ये म्यू 1 जब उधर गया तो म्यू 1 इंटू साइन आई। अब म्यू 1 क्या है? पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है दोस्तों? पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और आई क्या है दोस्तों? आई इसी मीडियम का, आई इसी मीडियम का एंगल ऑफ इंसिडेंस भी है। यानी जिस मीडियम का हमने म्यू लिया, जिस मीडियम का हमने म्यू लिया, उसी मीडियम का हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस भी लिया। जी हां बच्चों, जिस मीडियम का आपने म्यू लिया उसी मीडियम का आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस भी ले लिया। तो प्रोडक्ट ऑफ म्यू इंटू साइन थीटा, मैंने क्या कहा? प्रोडक्ट ऑफ म्यू इंटू साइन थीटा फॉर एनी मीडियम इज कांस्टेंट। देखो यहां म्यू 1 साइन आई है और आगे भी हमारे पास म्यू इंटू साइन आर है। ध्यान देंगे भाई एक बारी, यहां पर हमारे पास यहां म्यू इंटू साइन आई और अगला ये वाला मीडियम कैसा? म्यू 2 है और ये वाला मीडियम, ये वाला एंगल कितना है? आर है। तो यही देखिए म्यू 2 ये लिखा है और साइन आर ये रहा। तो यहां से हमारे पास स्नेल लॉ क्या आया? स्नेल लॉ आया कि किसी भी मीडियम का प्रोडक्ट, किसी भी मीडियम का प्रोडक्ट म्यू इंटू साइन थीटा का, दैट वुड बी अ कांस्टेंट। अब ध्यान दीजिएगा, पहला मीडियम का, जिस मीडियम का म्यू, मेरे साथ साथ मन में बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे डिस्टर्बेंस होगी, मन में बोलेंगे, जिस मीडियम का म्यू उसी मीडियम का एंगल। तो प्रोडक्ट ऑफ जिस मीडियम का म्यू उसी मीडियम का एंगल साइन थीटा इज कांस्टेंट। दिस इज स्नेल्स लॉ का करेक्ट वर्जन। अब इससे होगा क्या? मान लो सपोज करो मेरे पास मल्टीपल मीडियम्स आ गए, ऐसे बहुत सारे मीडियम्स आ गए, तो ऐसा लिखेंगे तो कतई परेशान हो जाएंगे। खुद सोचो, अगर आप ऐसा लिखोगे तो कतई परेशान हो जाओगे भाई, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे, क्या करेंगे यार? इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे। तो हम यही लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे बच्चों? म्यू 1 इंटू साइन आई, आई कितना? थीटा 1। यहां पर क्या है? व्हाट इज एंगल? ध्यान दो, थीटा 2। और हमारे पास मीडियम कितना? म्यू 2। तो यहां लिखोगे म्यू 2 इंटू साइन थीटा 2। और यहां पर क्या लिखोगे? म्यू 3 इंटू साइन थीटा 3। तो क्या मैं बोल सकता हूं बच्चों दैट अकॉर्डिंग टू द स्नेल लॉ हम इस फॉर्मेट पे नहीं लिखेंगे, हम सीधा लिखेंगे म्यू 1 इंटू साइन थीटा 1 बराबर म्यू 2 इंटू साइन थीटा 2 बराबर म्यू 3 इंटू साइन थीटा 3। तो ओवरऑल द प्रोडक्ट ऑफ म्यू इंटू साइन थीटा, द प्रोडक्ट ऑफ म्यू इंटू साइन थीटा कम्स आउट टू बी कांस्टेंट। म्यू और साइन थीटा का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आ गया हमारे पास। और मजे की बात ये है कि जितने मर्जी मीडियम आप तुम ऐड कर दो, तुम्हें कोई घबराने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल भी, राइट। इसकी अगर ये बात समझ में आ गई तो उसको प्लीज नोट करते जाएंगे साथ साथ भाई, हर बात को नोट करते हुए चलेंगे। मल्टीपल मीडियम है, म्यू इंटू साइन थीटा इज कांस्टेंट, दैट्स इट। इसके ऊपर बेस अगर एक क्वेश्चन करना चाहे हम लोग, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस। मान लो मेरे पास ऐसे सेपरेटिंग मीडियम है, दिस मीडियम इज म्यू 1, दिस मीडियम इज म्यू 2, this medium is mu 3, this medium is mu 4 and this medium is mu 1 again। तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक रे ऑफ लाइट आई एट सम एंगल आई, तो यहां से जब वो रे ऑफ लाइट निकलेगी एंगल ई पर, तो ये ई का और आई का रिलेशन क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा सवाल को। कई सारे मेरे पास रिफ्रैक्टिंग बाउंड्रीज है,
मेरे पास कई सारे मीडियम्स हैं, एग्जैक्टली बोलो तो 1 2 3 4 5 मीडियम्स हैं, राइट। और इंसिडेंट रे मेरे पास आ रही है म्यू वन में, और एंगल मेरे पास आई है बच्चों, और जहां से निकल रही है वहां पर ई है, और वहां पर भी मीडियम म्यू वन है। मुझसे पूछा गया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आई एंड ई, तो ऑप्शन है मेरे पास, ऑप्शंस है, क्या आई मेरे पास ई से छोटा होगा, क्या आई मेरे पास ई से बड़ा होगा, क्या कुछ नहीं कह सकते, नन ऑफ दीज कह सकते हैं, या फिर हमारे पास आई इज इक्वल टू ई होगा। सोच के बताओ भाई क्या होगा आंसर। अनम्यूट करो अपने आप को, शाबाश। अरे वाह, हमारे पास और भी 2-3 लोग हैं, नए नए आए हैं, शाबाश भाई, वेलकम वेलकम टू आवर क्लास। बताओ भाई क्या होगा, कुछ लोग और नए जुड़े हैं, अपने आप को अनम्यूट करके बताएंगे यार, निसंकोच। क्या होगा आंसर, अनम्यूट योरसेल्फ एंड इन्फॉर्म, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल व्हाट इज द आंसर। ए बी सी या डी, जल्दी बताएंगे, ए बी सी या डी, क्या होने वाला आंसर। आई थिंक यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को और बताइए क्या होगा भाई आंसर। यस हिमांशी, यस आस्था, आई होप यू कैन हियर मी। आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है, एक बार बता देंगे। कैन यू हियर मी गाइस, गाइस कैन यू, आ रही है सर, आवाज आ रही है, आ रही, तो बताएं बताएं जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा, ए बी सी या डी। यस, व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर, ए बी सी या डी, कंफ्यूजन है। ध्यान से देखो, एक बात मुझे बताओ, यहां पर मीडियम कैसा म्यू वन है, और यहां पे एंगल कैसा आई है। इतने सारे मीडियम हो जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ इसको देखना है और हमें इसको देखना है। अपन क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि यार इस मीडियम का म्यू और साइन थीटा का प्रोडक्ट क्या होगा, इट विल बी म्यू वन इंटू साइन आई, और इस मीडियम का म्यू और साइन थीटा का प्रोडक्ट क्या होगा, तो इक्वल टू म्यू वन इंटू साइन ई, राइट। तो आप क्या बोलेंगे, म्यू वन से म्यू वन कैंसिल हो गया, साइन आई इज साइन ई, यानी आई और ई एंगल दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब बीच वाले मीडियम से कोई फर्क हमें नहीं पड़ रहा, बीच वाले मीडियम का एंगल चाहे हमें दिया हो चाहे हमें ना दिया हो, बच्चों से कोई फर्क कतई नहीं पड़ेगा। सिर्फ क्या करना क्या है, इनिशियल मीडियम और फाइनल मीडियम देख लेने का है। आई एम श्योर ये वाली बात चमकी, आपको बीच वाले से कोई मतलब नहीं है, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आया था हमारे आईआईटी के एग्जाम में, आईआईटी 2001 में आया था। अब ये मत सोचिए कि आप मेडिकल के बच्चे हैं तो ओ सर ने तो आईआईटी को करा दिया, हम तो बुरा मान गए। अरे यार, हमें अगर मेडिकल की तैयारी करनी है तो हमें हर प्रकार का फिजिक्स का सवाल आना चाहिए। आईआईटी और मेडिकल में पेपर आईआईटी और मेडिकल का नहीं आता, पेपर तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का ही आता। तो फिजिक्स को पूर्णतः सीखना अनिवार्य है। आई एम श्योर ये वाली बात समझ में आ रही है। और यही बात होती है स्लैब में भी, स्लैब में भी तो यही होता है। व्हाट हैपेंस इन अ स्लैब, अगर मैं स्लैब की बात करूं तो व्हाट हैपेंस इन अ स्लैब, यहां का मीडियम और यहां का मीडियम बराबर होता है, और चूंकि यहां का मीडियम और यहां का मीडियम बराबर होता है, तो आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा जिसमें आपने देखा होगा कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे हमेशा हमेशा पैरेलल होती हैं, हमेशा पैरेलल होती हैं, प्रोवाइडेड इसका मीडियम, ये मीडियम और ये मीडियम दोनों बराबर हो। तो अगर दोनों तरफ के मीडियम्स इक्वल होते हैं तो हमारे पास इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे हमेशा पैरेलल होती है। दिस हैपेंस इन अ स्लैब। उम्मीद करते हैं कि स्नेल लॉ एकदम चमक गया तुम्हारा। अब ये न्यूमेरिकल करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। इस न्यूमेरिकल में क्या लिखा है, इस न्यूमेरिकल में लिखा है कि हमारे पास एक इंसिडेंट रे आ रही है भाई, और वो इंसिडेंट रे आ रही है 60 डिग्रीज पे। किस पे आ रही है भाई, 60 डिग्रीज पे आ रही है। ओहो अच्छा ठीक है। मीडियम कौन सा दिया हुआ है, ध्यान दो भाई, मीडियम कौन सा दिया हुआ है, तो मीडियम दिया हुआ है 1। और उसके बाद जो रे रिफ्रैक्ट हो रही है, वो रे रिफ्रैक्ट हो रही है हमारे पास किस पे आ रही है, दैट इज कमिंग ऑन टू θ1 एंगल। यहां पर कितना एंगल है, θ1 एंगल है, और यहां का मीडियम कितना, θ√3 है। अगला जो मीडियम जा रहा है, अगला मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3/√2, और यहां पर एंगल है θ2। हमसे क्या पूछा उसने, फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2θ2/θ1। ध्यान दीजिएगा, उसने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब करेंगे कैसे, यहां पे क्या लिखोगे आप, 1 इंटू साइन 60। सबसे पहले स्नेल लॉ लगाएंगे, सबसे पहले प्यारे बच्चों स्नेल लॉ लगा देंगे, और क्या बोल देंगे, 1 इंटू साइन 60 बराबर क्या है,
अभी सीखा हमने किसी भी मीडियम का म्यू और साइन थीटा का प्रोडक्ट भैया कांस्टेंट होगा चाहे कुछ हो जाए, बराबर मीडियम कितना √3 और एंगल कितना यार साइन थीटा 1। ओह क्या बात है, बराबर इक्वल टू √3/√2 ऑफ साइन थीटा 2। क्या ये बात चमकी? हाँ गुरुजी चमक तो गई एकदम से। अब यहां से इसको पकड़ लो यार, पकड़ लो, कर साथ साथ करते रहो सॉल्व, कॉपी में पेन चलाते रहो भाई, पेन चलाएंगे तभी सीखेंगे। साइन 60 कितना √3/2 बराबर √3 ऑफ साइन थीटा 1। क्या आ जाएगा यार, कट गया, ओह खिचाक, थीटा 1 इज व्हाट 30 डिग्रीज। चमकी रे बात। अब क्या करेंगे, अब हम निकालना चाहते हैं थीटा 2। अब बहुत सारे लोग करना क्या चाहते हैं, क्या फंस जाते हैं, बोलते हैं कि गुरुजी क्या हम इसको इक्वेट करेंगे। मैंने कहा यार देख, इसको इक्वेट करेगा फालतू में थीटा के चक्कर में फंस जाएगा। कौन सा थीटा 1 के चक्कर में फंसेगा, मस्त रहे यार। अब तेरे को मस्त रहना ना, तू इसको पकड़ और इसके साथ मिला यार, ये भी तो कर सकते हैं भाई, ऑब्वियस ही बात है। अगर मेरा A बराबर B बराबर C होता है तो क्या A बराबर B, हाँ, क्या B बराबर C, हाँ, लेकिन क्या A बराबर C होता है, हाँ गुरुजी होता तो है। फिर तो इसको इक्वेट मारो ना, क्या लिखोगे, 1 sin 60 इज इक्वल टू √3/√2 इंटू साइन थीटा 2। क्या आया यार, अपन का आंसर क्या आया, √3/2 इक्वल टू √3/2 साइन थीटा 2। ये √3 से √3 खचाक, यहां पे एक √2 है, ऊपर गया, वाह भाई वाह, थीटा 2 कितना आया 45, ये 45। तो भाइयों हमारे पास थीटा 2 की वैल्यू 45 आ गई, थीटा 1 की वैल्यू 30 है। पूछा क्या हमसे, क्या पूछा है, 2 थीटा 2/थीटा 1, कितना आंसर हो जाएगा, 2 थीटा 2, उसको डबल करो, 90/30, 90/30। हाँ भाई आंसर, ऑप्शन तो है नहीं, आंसर क्या आया समझ तो गए हम, 90/30। अब भाई 3 की टेबल सीखी होगी बचपन में, ऐसे थोड़ा मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, खाटा खटक से आंसर क्या आया 3। बोलो चमका रे, क्या ये बात चमकी, जल्दी बता दो, हाँ है ना, हाँ ना बता देंगे भाई, बात समझ में आई क्या। ओडी बाबा भीड़ तो बढ़ती जा रही है, आस्था जी, अंजलि, हिमांशी, जयप्रकाश, भाई क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आ रही है, कंचन, प्रतीक्षा, प्रिया, प्रियांशु, शिल्पा, शुभम, भाई क्या बात समझ में आ रही है, कंफर्म कर देंगे मुझे, जल्दी से बता देंगे, हाँ ना बोल रहे, बताओ भाई बताओ, जी हाँ आ गई, किस किस को समझ में, जल्दी बताओ, आस्था, अंजलि, यार सबके माइक्रोफोन चल रहे हैं, यस सर, ओके माइक्रोफोन चल रहा है, मतलब बढ़िया यार, बढ़िया कंपनी का यस माइक्रोफोन, ग्रेट, शर्माने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी, और आराम से आप बिल्कुल कोऑर्डिनेट करो, बिल्कुल आराम से पूछो, बिना हेजिटेशन की पूछो। प्रियांशु समझ में आ रही है बात, प्रियांशु बेटा बात समझ में आ रही है, यस सर, ठीक है। हमें क्लास को इंटरैक्टिव बनाना यार, हमें बेसिक से पढ़ना और क्लास को इंटरैक्टिव बनाना यार, डर निकलना चाहिए साहब, कुछ हो ना हो डर निकलना चाहिए फिजिक्स से यार, क्यों डरे हम यार, जैसा हमें प्यार बियोलॉजी से, जैसा हमें प्यार बाकी चीजों से, सब्जेक्ट से, बोले नहीं सर हमें तो प्यार अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से। अरे यार इस अगले 6 महीने इससे प्यार कर लो, फिर देखो जिंदगी चमक जाएगी यार तुम्हारी, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या करेंगे यार, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से लोगों को लगता है डर, और डेमो में लोग नहीं कराते सवाल। मैं आपको बताऊं डेमो में क्या करते हैं लोग ना, टुच्चा सा टॉपिक पढ़ा देते हैं, बोले यार ये आसान सा टॉपिक पढ़ाओ। हम ये समझते हैं कि हमें हर तरह का सवाल कराना है ताकि बच्चे को लगे कि यार सवाल कैसे किया जाता है, सवाल को हिट कैसे करना है। यहां पर सवाल आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ड्रॉ द पाथ ऑफ द रे एज इट एंटर्स अ ग्लास बॉल, एज इट एंटर्स अ ग्लास बॉल, ग्लास की बॉल है भाई, शीशे की बॉल है, और यहां पर √3 मीडियम है। एक बात बता दूं मैं आपको, जिस तरह की चीजें आप अभी देख रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं लाइव, और आप बोल पा रहे हैं, इंडिया में ऐसा सिर्फ एक जगह होता है, एक जगह सिर्फ यहां पर, इस तरह के प्लेटफॉर्म और प्रेजेंटेशन के साथ, और कहीं पर भी इतनी क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट करके क्लास 2 इंटरैक्टिव ऑनलाइन ना कभी दी गई है, और आगे का तो नहीं पता, हम तो दे रहे हैं, हमें कॉपी करने वाले पता नहीं कितने आ जाए। भाई उसने पूछा कि हमें डिविएशन बतानी है, ओ डिविएशन
ये क्या हो गया? डिविएशन। तो गुरुजी बताया नहीं आपने यार, डिविएशन नाम से समझो, डिविएशन, डिविएट नाम क्या है? डिविएट। क्या मतलब होता है डिविएट? मतलब मुड़ना, मतलब मुड़ना। कितना मुड़ गई? अगर अब मुझे बताओ, एक रे ऐसे आ रही थी और वो रे ऐसे मुड़ गई, चाहे रिफ्लेक्शन से मुड़ी चाहे रिफ्रैक्शन से मुड़ी, तो हम क्या कहते हैं? ये उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी भाई, ये उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी भाई, और ये उसकी फाइनल डायरेक्शन है भैया। है ना, है ना, है ना? सोचो सोचो। बोले सर ये नहीं आया, सर ऊपर से निकल गया, खटाक से ऐसे निकला। यार हमारी इंसिडेंट रे यूं आई, ये हमारा इंसिडेंट रे वेक्टर है। बोले यार इंसिडेंट रे वेक्टर कब से होने लग गया? रे तो रे है दोस्त, रे की दिशा होती है, रे की डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन एक वेक्टर होता है। तो वेक्टर तो है ना हमारे पास, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे वेक्टर एंड दिस इज द एमर्जेंट रे। ये एमर्जेंट रे रिफ्लेक्शन भी हो सकती है, ये एमर्जेंट रे रिफ्रैक्शन भी हो सकती है ना बच्चों? थम्स अप। तो भाई अपने पास ये थी ओरिजिनल डायरेक्शन और ये हो गई फाइनल डायरेक्शन। तो इनिशियल से फाइनल की तरफ, क्या बोला मैं, क्या बोला? इनिशियल से फाइनल की तरफ जो एंगल बनता है उस एंगल को हम बोलते हैं डेल। हाँ जी, लिख लीजिए, द एंगल बिटवीन, द एंगल फ्रॉम द एंगल फ्रॉम द इनिशियल ray vector, the initial ray vector towards the final, towards the final ray vector, ब्रैकेट में लिख लेंगे this final ray can be reflected or refracted. Is called as angle of deviation, is called as angle of deviation. उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही है? ग्रेट। अब दोस्तों सवाल क्या है? सवाल ये रहा कि यार अगर हमारे पास रे आ रही है, एंटर्स द ग्लास बॉल एंड डिटरमाइन द एंगल ऑफ डिविएशन, ये 60 डिग्री पे आई। सबसे पहली बात, यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? स्नेल लॉ लगाएंगे। यहां पर मीडियम है 1, तो विल राइट 1 into sin 60, 1 into sin 60 बिकॉज 1 इज द मीडियम, 60 इज द एंगल। स्फेयर में एक बात समझने वाली होती है, स्फेयर में जो भी नॉर्मल होता है ना बेटा, नॉर्मल वो हमेशा सेंटर से पास करता है। और ये बात तुमने क्लास 10th में पढ़ ली होगी, मैंने माना 10th क्लास भूल गए होंगे, लेकिन हर सर्कल में जो नॉर्मल होगा वो टैंजेंट से परपेंडिकुलर होता है, और जो भी नॉर्मल होगा वो हमेशा रेडियस के अलोंग होगा, दिख रहा है। तो नॉर्मल ऑलवेज इन अ स्फेयर, इन अ सर्कल, नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर। तो यहां पर यार ये नॉर्मल है और ये एंगल कैसा आ रहा है हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे? √3 into sin r, √3/2 इक्वल टू √3 ऑफ sin r। बच्चों यहां से sin r कितना आ गया? sin r अगर मेरे पास हाफ आ गया तो r को हम क्या लिख देंगे यार? r को हम लिख देंगे 30 डिग्री। क्या लिख देंगे? 30 डिग्री। विल हैव r as 30 डिग्रीज, we'll have r as 30। तो ये वाला एंगल कितना हुआ? 30 डिग्री। लेकिन हमसे उसने ये नहीं पूछा कि what is the angle of refraction, उसने पूछा what is the angle of deviation। एंगल ऑफ डिविएशन कितना है? ध्यान देना भाई, what is the angle of deviation? तो let's see यहां से जब ये स्ट्रेट जाएगी, so what is going to happen? यहां दोबारा से रिफ्रैक्शन होगा और जो नॉर्मल बनेगा बेटा, जी हाँ भाई, नॉर्मल यहां भी सेंटर से पास करेगा। अभी सिखाया था, तो नॉर्मल को आप सेंटर से कनेक्ट कर लीजिए, तो दोबारा से जो नॉर्मल बनेगा आप देख सकते हो ऐसा नॉर्मल बनेगा। और अब ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा इस रिफ्रैक्शन के। यहां से गई रे,
यहां से रह गई, ध्यान से समझिएगा, हाइलाइटर ले लेते, यहां से रह गई, रिफ्रैक्ट हुई, और यहां दोबारा आकर के रे अब रिफ्रैक्ट होगी, और ये एंगल कितना होगा कोई मुझे बता सकता है क्या, सोच सकता है क्या? ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल में ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस है, दोनों रेडियस है। अगर दोनों रेडियस है तो आप क्या बोलेंगे? दोनों का ये वाला एंगल बराबर होगा, बिकॉज इट इज आइसोसेलेस, बिकॉज इट इज आइसोसेलेस। yes or no? If it is isosceles, so this angle is also 30. इसका मतलब यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है भाई, यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है भाइयों, वो हमारे पास 30 डिग्री है। और अगर वो 30 डिग्री है तो यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा भाई, एमर्जेंस क्या होगा? सोचो, यहां लगेगी छोटी सी बात, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये क्या बता दिया सर, ये क्या चीज है, ये क्या ले आया? अरे भाई 60 पे रे आई थी, 60 पे रे आई 30 पे निकली, अब 30 पे आगे हिट हुई, 30 पे आगे हिट हुई, तो अब कितने पे निकलेगी? अब निकलेगी 60 पर। क्यों? सिंपल, दोबारा से ये क्वेश्चन लग जाएगी उल्टी करके, रिवर्स करके। तो यहां पर ये रे जो निकल रही है 60 पे निकल रही है। अब डिविएशन का एंगल क्या होगा? उम्मीद करते हैं वाली बात समझ में आ गई, नहीं तो स्नेल लॉ दोबारा लगा दो, फिर यही क्वेश्चन बनेगी √3 sin 30 इज इक्वल टू 1 sin 60 या 1 sin थीटा, थीटा 60 आ जाएगा। इतने तुम स्मार्ट हो, मुझे पता है, समझ गए होंगे। अब एंगल ऑफ डिविएशन क्या होने वाला है यहां पे, सोचो, व्हाट इज गोइंग टू बी द एंगल ऑफ डिविएशन? ये हमारे पास इनिशियल डायरेक्शन है, ये इनिशियल डायरेक्शन है, और ये हमारे पास फाइनल डायरेक्शन है। तो अब ये भी समझाया था, इनिशियल से फाइनल की तरफ बनने वाला वेक्टर ही डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन है, बनने वाला एंगल। तो इनिशियल से फाइनल की तरफ बनने वाला, क्योंकि ये फाइनल है ना, दिस इज द फाइनल डायरेक्शन। बच्चों ध्यान दो, ये है फाइनल डायरेक्शन। तो इनिशियल से फाइनल तक बनने वाला वेक्टर क्या हो गया, क्या हो गया, जल्दी बताओ, एंगल ऑफ डिविएशन। अब क्या ये निकाल लोगे तो ये किसके बराबर होगा? ये निकालने के लिए क्या करोगे यार, इतना तो बेसिक मैथ्स आता होगा। अगर ये पता चल जाए ना, अगर हमें ये पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे। और ये कैसे पता चलेगा यार? अपने आप को ना म्यूट रखो, जब कोई चीज पूछनी हो जो नहीं समझ में आ रही तब अनम्यूट करके पूछो। ये एंगल कितना होगा दोस्तों? ये एंगल होगा, कैसे निकलेगा? हाउ विल यू फाइंड दिस एंगल? देखो, ये पूरा एंगल हमारे पास 60 है, ध्यान दो। तो ये एंगल कितना होगा? ये भी 60 होगा, कारण वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इतना तो हम सब जानते हैं यार, हमने बचपन में पढ़ा था कि भाई हमारे पास जब भी ये एंगल होता है, दिस एंगल और ये एंगल जब बराबर होंगे तो क्या होता है? दिस एंड दिस, दे बोथ आर इक्वल। सो व्हाट डू यू से दैट व्हाट इज दिस? दिस एंगल इज आल्सो 60. सो हाउ मच इज दिस एंगल? दिस इज 30. सिमिलरली ये भी 30 हो जाएगा। अब ये 30, तो ये कितना हो गया भाई? 180 में से माइनस कर लो या छोड़ो, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। हाँ, ना भाई, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, दोनों को ऐड करते हो, दिस प्लस दिस ऐड करते हो, क्या बन गया ये? 30 प्लस 30 बिकम्स व्हाट? 60. 30 प्लस 30 बिकम्स व्हाट? 60. सो व्हाट इज द आंसर? 60. और सेंस क्या है भाई? ये सेंस क्या होता है? दो सेंस होती है भाई। एक होती है CW यानी क्लॉकवाइज, जो घड़ी की सुई होती है ना, अपनी रिस्ट वॉच देखो या वॉल क्लॉक देखो, घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो भाई यहां पे आंसर क्या हो गया, जल्दी मुझे बताओ। क्या ये बात कंफर्म हो गई? गिव मी अ थम्स अप, डबल थम्स अप, गिव मी अ लाइक इफ इट इज क्लियर। 60 डिग्रीज क्लॉकवाइज इज द आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? इज इट क्लियर गाइस? क्या ये बात चमकी सबको? बता देंगे भाई, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं यार। इफ एनीबडी हैज गॉट एनी डाउट, एनी डाउट, प्लीज टेल मी। क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं, आप नोट कर लीजिए इसको। किसी को कोई कष्ट हो, समस्या हो तो बताएं भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है भाई। चलिए अब आता है प्यार भरा टॉपिक, व्हाट इज इमेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन
एट प्लेन सर्फेसेस। तुम सब लोगों ने ये चीज नोटिस करी कभी? ये स्विमिंग पूल के किनारे कभी गए, खड़े हुए? स्विमिंग पूल तो गए होंगे यार, पिक्चर में तो देखा होगा, मॉल तो गए होंगे, 5 स्टार होटल तो गए होंगे पक्का है, नहीं तो ओलंपिक वाला तो देखा ही होगा। क्या होता है जब यहां से देखते हो, साइड से खड़े होकर के देखते हो एज एन ऑब्जर्वर, तो तुम्हें क्या लगता है यार ये जो पट्टी जा रही है नीचे तो बड़ी ऊपर है, और डेप्थ लिखी है 12 फुट। अरे यार झूठ बोल रहे हैं, मजे कर रहे हैं, 12 फुट अभी कूदता हूं, कूदे हो सांस नहीं आ रही क्यों? बिकॉज वो हमारी तरफ आ जाती है, वो हमारी तरफ आ जाती है, हमें लगता है नहीं हमारी तरफ है, इट कम्स क्लोजर टू अस। तो भाई जब हम यहां खड़े होते हैं तो हमें लगता है कोई चीज नजदीक आ गई। व्हाई इज इट सो? इट इज बिकॉज ऑफ अ सिंपल फिनोमेना, बेंडिंग ऑफ लाइट, जो हम ऑलरेडी स्नेल लॉ में पढ़ चुके हैं, जिसको हम यहां पे पढ़ेंगे। मान लेते हैं दोस्तों मेरे पास एक सेपरेटिंग बाउंड्री है, सेपरेटिंग बाउंड्री पर टेक्निकल वर्ड है, कुछ नहीं, एक परत, एक लेयर। लेयर मतलब ये पानी है और ये एयर है, ये मीडियम म्यू है और ये मीडियम 1 है, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। जब आप इसको यहां से देख रहे हो, ये आंख कौन है? ऑब्जर्वर है। कौन है? ऑब्जर्वर है। तो जब यहां से देखा जा रहा है तो ऑब्जेक्ट से रेज निकली, ऑब्जेक्ट से रेज निकली। ये मीडियम कैसा है? डेंसर मीडियम है, और ये मीडियम रेरर मीडियम है। सबको मालूम होगा डेंसर से रेरर जाती है तो अवे हो जाती है, डेंसर से रेरर जाती है तो अवे हो जाती है, रेरर से डेंसर जाती है टुवर्ड्स हो जाती है। इसको याद भी कर सकते हो, एक छोटा सा तरीका है आरडी पास। आरडी पास, फनी सी बात है, आरडी पढ़ते हैं पास हो जाते हैं। बोले नहीं सर हमारे साथ तो उल्टा हो गया था, आरडी पढ़ी थी फेल हो गए, नंबर जितने आने थे वो भी चले गए। खैर कोई बात नहीं, आरडी पास मतलब रेरर से डेंसर पास। तो इसका उल्टा कि डेंसर से रेरर दूर है, डॉक्टर से दूर रहो, डॉक्टर से दूर रहो, रहना भी चाहिए भाई। तुम डॉक्टर बनना चाहते हो बनो, लेकिन लोग क्या चाहते हैं भाई? डॉक्टर और वकील के पास ना जाना पड़े, तो डॉक्टर से दूर। तो डी से आर गए तो अवे हो गए रे। अब एक बात समझनी बड़ी इंपॉर्टेंट है रे ऑप्टिक्स के लिए, और वो क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट इसलिए विजिबल है, कोई भी ऑब्जेक्ट इसलिए विजिबल होता है, इसलिए नहीं कि हम उसको देख पाते हैं, गलत बात है ये। क्या बात हुई? हम उसको देख पाते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट इसलिए विजिबल होता है क्योंकि उस ऑब्जेक्ट से रेज निकलती हैं, और वो रेज ऑब्जर्वर यानी तुम्हारी तरफ आती है। तो जैसे मैं अभी तुम्हें नहीं देख पा रहा बिकॉज तुम्हारे कैमरास बंद हैं, और तुम्हारे कैमरा से कोई रे मेरे पास नहीं आ रही, लेकिन तुम मुझे देख पा रहे हो क्योंकि मेरा हाईटेक स्टूडियो, यहां से मुझसे रेज निकल रही हैं, और इस अमेजिंग कैमरा से होते हुए डिजिटल टेक्नोलॉजी से तुम्हारी आंखों के पास पहुंच रही है। सो देयरफॉर आई एम विजिबल, राइट? लेकिन क्या मेरे अंदर खुद की लाइट है? क्या मैं चमक रहा हूं? चमक तो रहे गुरु जी, ऐसी बात नहीं, मेरे अंदर खुद की रोशनी नहीं है, ये रोशनी आर्टिफिशियल है। आई एम नॉट लुमिनस, आई एम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। मेरे अंदर खुद की रोशनी नहीं है, किसी के अंदर भी नहीं है, है ना? वो तो लुमिनस कौन होता है? स्टार्स होते हैं, ट्यूबलाइट्स होती है, आर्टिफिशियल लाइट्स एलईडी होती है। तो हमारे ऊपर लाइट यहां से फॉल हुई और हमारी बॉडी से लाइट रिफ्लेक्ट हुई और ऑब्जर्वर की आंखों तक गई। तो एक बात हमेशा हमेशा याद रखना बेटा, हमेशा याद रखना, हमेशा ऑब्जेक्ट से रेस, हमेशा ऑब्जेक्ट से रेस ऑब्जर्वर की तरफ जाती है। जी हां दोस्तों, हमेशा ऑब्जेक्ट से रेस ऑब्जर्वर की तरफ जाती है। ऑब्जेक्ट से गई और ऑब्जर्वर ने देख लिया। ऑब्जर्वर इसलिए देख पाता है क्योंकि ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है, इसलिए नहीं देख पाता कि ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जर्वर के अंदर क्षमता, ऑब्जर्वर के अंदर क्षमता होनी चाहिए लेकिन ऑब्जेक्ट से भी रेज आनी चाहिए। सोचो, पूरा अंधेरा कर दूंगा, कैमरा चलता रहे और कैमरा में नाइट विजन ऑफ कर दूं, फिर मैं नजर ही नहीं आऊंगा। और कभी कभी आप सोचो ना, कमरे में अगर लाइट ना चल रही हो, बेड नजर आता नहीं आता, खट से जाके टकरा जाते हैं, टांग टूटती है। क्यों? अब क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि वहां से लाइट ही नहीं आ रही। मुद्दे की बात ये है। तो भाई यहां से रे चली, तो इसलिए हमेशा याद रखना, रे डायग्राम बनाते हुए पहला प्रिंसिपल, प्रथम प्रिंसिपल, रे लेनी है हमेशा, लिख लो इस बात को, रे लेनी है हमेशा ऑब्जेक्ट से। हमेशा पहला प्रिंसिपल, ऑब्जेक्ट से रे लूंगा, ऑब्जर्वर की तरफ लूंगा। लिख लो इस बात को यार, गाड़ लो अपने दिमाग में, रे ऑप्टिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट से रे लूंगा, ऑब्जर्वर की तरफ लेके जाऊंगा। ऑब्जेक्ट से रे ली हमने, ऑब्जर्वर की तरफ गई। ऑब्जर्वर को क्या लगा, ये रे कहां से आ रही है? ये रे यहां से आ रही है। इसको क्या बोला? एपरेंट पोजीशन। क्या बोला? एपरेंट।
एपरेंट मतलब जो अपीयर हो, एपरेंट मतलब जो प्रतीत हो, जो लगे कि हाँ भाई ऐसा है, एक्चुअल डेप्थ ये लेकिन है नहीं। तो एपरेंट पोजीशन ये रही। अब देख पा रहे हैं कि एक्चुअल पोजीशन तो थी एचओ, लेकिन ये हो गई कम, ये हो गई कम। तो कम कैसे करेंगे जी? किसी चीज को कम कैसे करते हैं? मानो मेरे को, मेरे पास है 10, 10 को कम कर दो। कम कैसे करेंगे? या तो माइनस कर देंगे, या डिवाइड कर देंगे। मान लो मैंने 10 को डिवाइड कर दिया 2 से, कम हो गया। और कर दिया 10 को 3 से कर दिया, और कम हो गया। 10 को क्या 4 से डिवाइड कर दिया, और कम हो गया। जितने बड़े फैक्टर से डिवाइड करूंगा उतना कम होता जाएगा। किससे डिवाइड करूंगा? किससे करूंगा? पूछो। वो फैक्टर जिससे स्पीड ऑफ लाइट हमारी कम हो गई है, पढ़ी थी ना हमने। वो फैक्टर जिससे स्पीड कम हो गई, उसी से हाइट भी कम हो जाएगी। क्या बात, दिल को छू गई बात। अगर दिल को छू गई बात अगर, तो लिख लेना किस फैक्टर से डिवाइड करेंगे? उस फैक्टर से डिवाइड करेंगे जिस फैक्टर से हमारी स्पीड कम होती है दोस्तों। बस यही याद कर लेंगे, स्पीड हमारी कम होती। ऐसे ही h को हम डिवाइड किससे कर देंगे? म्यू से। तो हमारे पास क्या आएगा भाई? हमारे पास एपरेंट डेप्थ। क्या देगा भाई? एपरेंट डेप्थ आ जाएगा। क्या ये बात चमकी? क्या ये बात चमकी भाई? हम डिवाइड कर देंगे h को म्यू से, तो हमारे पास h डैश आ जाएगा, h बाय म्यू। नोट कर लेंगे दोस्तों, बहुत सिंपल बात है। h बाय म्यू इज द करेक्ट आंसर। प्लीज नोट करेंगे इसको। डिवाइड करेंगे हमें कैसे? म्यू से। डिवाइड कर देंगे हम म्यू से, जिससे हमारी स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई थी भाई, जिससे हमारी स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई थी भाई। बहुत ही सिंपल बात है, कोई भी व्यक्ति इस बात को बड़े आराम से समझ सकता है। एकदम मक्खन हलवा बात है भाई, हलवा एकदम। वाह भाई वाह। व्हाट इज हलवा वैसे बाय द वे? मुंह में डालते ही घुल जाए, देखते ही घुल गया भाई, दिमाग में जाते एकदम सेट हो गया एकदम। और घुल जाती है ना जब चीजें, घुल गई तुम्हारी मोहब्बत हमारे दिल में, घुल गई मतलब अंदर तक पहुंच गई, अब निकल नहीं सकती यार। भाई ये क्या है? यही तो हमने देखा था, h डैश इज इक्वल टू h बाय म्यू। अब एक बात सिखलाते हैं तुम्हें कि यार अगर मान लो ये हमारे पास एक्चुअल डेप्थ है और ये हमारे पास एपरेंट डेप्थ है, तो ये चीज क्या होती है? व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? दिस इज कॉल्ड एज शिफ्ट। दिस इज कॉल्ड एज शिफ्ट। यानी कितना नीचे था और कितना हमारी तरफ आ गया, तो कितना डिस्टेंस हमारी तरफ आ गया, इसको बोलते हैं एपरेंट शिफ्ट। कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आ गया बच्चों, सो दिस इज कॉल्ड एज एपरेंट शिफ्ट बच्चों। नाउ व्हाट इज दिस एपरेंट शिफ्ट? सोचो, ये चीज कितनी है मेरे पास? इट इज h, और ये कितना बच्चों? ये h डैश। सिंपल, दिस इज h डैश। ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? मेरा तो देखते हो गया, h माइनस h डैश। सिंपल। और h डैश की वैल्यू, ओह वाओ, इज वेरी इजी, सिंपल है। तो h ब्रैकेट में 1 माइनस 1 माइनस, दिस इज द डिस्टेंस। प्लीज राइट डाउन, दिस इज द डिस्टेंस बाय विच, दिस इज द डिस्टेंस बाय विच the object appears closer to the observer। ऑब्जर्वर की तरफ इतने डिस्टेंस से नजदीक आ गया। नोट करेंगे इसको भाई, बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। एक बात और, क्या ये डिस्टेंस इस बात के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि यार ये कितना दूर है? व्हाट इज दिस डिस्टेंस? सोचो अपने आप से, क्या ये जो आया है आंसर, क्या ये आंसर इस बात पर डिपेंड करा बच्चों कि यार बंदा कितना ऊपर खड़ा है? सोचो, कभी नहीं सोचा हमने। यानी तुम अगर, सवाल अगर आ जाए, तुम अगर यहां खड़े हो, चाहे यहां से देखो चाहे यहां से देखो, हर केस में एपरेंट डेप्थ सेम दिखेगी तुम्हें। द एपरेंट डेप्थ विल बी सेम। तो अगर एक क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि मान लो हमारे पास ये एक सेपरेटिंग बाउंड्री है, यहां पर म्यू है और यहां 1 है, यहां म्यू और यहां पे 1 है, और यहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, सॉरी ये कॉइन है, और आप यहां और यहां से ऑब्जर्व करो, 3 जगह से ऑब्जर्व करो। तीनों केस में एपरेंट शिफ्ट सबसे ज्यादा कहां दिखेगी? तीनों केस में एपरेंट शिफ्ट सबसे ज्यादा कहां दिखेगी? अगर ये केस क्वेश्चन आ जाए तो आप कहेंगे तीनों केस में
एपरेंट शिफ्ट विल बी सेम एवरीवेयर, विल बी सेम एवरीवेयर। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। अब ये पूछ रहे हैं वेलोसिटी ऑफ फिश एज सीन बाय द ऑब्जर्वर अलोंग द नॉर्मल लाइन। बोलो सर आपने वेलोसिटी तो पढ़ा ही नहीं। सिंपल है ना यार, डिस्टेंस पढ़ा है नहीं पढ़ाया। मान लो ये फिश है, मछली जल की रानी है, फिश पे नजर आ रही है तुम लोगों की, सुधर जाओ, अभी पढ़ाई पे ध्यान दे लो, मछली बाद में मारना। अब मुझे बताओ, अगर सपोज करो मान लो तुम ऑब्जर्वर हो, यहां से देख रहे हो, तुम्हें ये फिश की एक्चुअल पोजीशन है और यहां नजर आ रही है। मान लो यार ये चीज h है और ये मेरे पास h डैश है, which is h by mu, right? What exactly is velocity? यहां पे velocity पूछा उसने। What do we understand by velocity? खुद से सोचो। Velocity is the rate of change of position. फिश जो है हमारी नीचे से ऊपर आ रही है। जब फिश नीचे से ऊपर आ रही है, सोचो ना यार, क्या ये एच चेंज हो रहा है? क्या ये एच चेंज हो रहा है? हाँ या ना? हो रहा है ना चेंज। जिस रेट पे चेंज होगा वही ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी। सोचो, एच हमारा चेंज हो रहा है जब ऊपर आ रहा है, ऐसे ऊपर आ रहा है, तो ये जो हाइट है ये चेंज हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अब अगर ये चेंज हो रही है तो इसका कोई रेट ऑफ चेंज भी होगा, बिल्कुल होगा। उस रेट ऑफ चेंज को हम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो अगर मान लो इसकी वेलोसिटी हमारे पास है लेट्स से v ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे निकालूंगा? तो जहां इमेज बन रही है, इमेज कहां बन रही है हमारी? इमेज बन रही है h डैश पर। सोचो, इमेज बन रही है h डैश पर, तो जब ये फिश ऊपर आएगी यानी h कम होगा, तो स्वाभाविक तौर पे h डैश भी कम होगा। h कम हुआ, देखो ना, सोचो, फिश यहां थी, यहां दिखी, जैसे जैसे फिश नजदीक आ रही है उसके अपरेंट पोजीशन भी नजदीक आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है। जब दोनों ऊपर आ गए तो दोनों यहां पर है, बोथ आर हियर। सो दैट मींस ये जिस रेट पे चेंज हो रहा होगा, ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश। वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा? dh डैश बाय dt, है ना? सोचो, dh डैश बाय dt। अब हमारे पास h डैश है h बाय म्यू, दोनों को डिफरेंशिएट कर देते हैं। dh डैश बाय dt इज 1 बाय म्यू dh बाय dt। देखो म्यू तो कांस्टेंट है ना, क्यों भाई? म्यू तो हमारा कांस्टेंट है ना, तो भाई वो म्यू डिफरेंशिएट नहीं होगा, म्यू बाहर आ गया। तो dh डैश बाय dt इज इक्वल टू व्हाट? 1 बाय म्यू dh बाय dt। और इसकी वैल्यू, दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वाओ! बोले सर इसका मतलब जो रिलेशन हमारे पास हाइट में बना, क्या वही रिलेशन हमारे पास वेलोसिटी में भी बनेगा? हाँ यार, यही तो ब्यूटी है। तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय म्यू। और यही बच्चा बोल पड़ा सर क्या एक्सेलरेशन में भी यही बना दें? हाँ जी भाई, एक्सेलरेशन ऑफ इमेज इक्वल टू, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, ये बन जाएगा। अब तुम खुद निकालो यार इसका आंसर क्या होगा। ऑब्जेक्ट की, फिश की, मेरी फिश ज्यादा स्मार्ट लग रही है मुझे ऐसा लग रहा है, कब बाद में बताना कमेंट्स में। फिश की एक्चुअल वेलोसिटी 8 है, ऑब्जर्व कितनी होगी? सोचो कितना आंसर आएगा? 8 बाय म्यू, यानी 8 डिवाइडेड बाय 4 बाय 3। सो 8 बाय 4 इंटू 3, कितना आंसर आया? 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या है बात चमकी? क्या है बात क्लियर है भाई? उम्मीद करते हैं कि ये बातें बिल्कुल समझ में आ रही हैं और उसमें कोई डाउट नहीं है, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। आप जहां भी आपको लगे कि इतनी सी भी डाउट आया है, वैसे सब बंदे पड़े हैं, सारे बच्चे अगर लगे हुए देखने में, इसका मतलब समझ में आ रही है बात, तो आप बिना संकोच किए बोल करके, अनम्यूट करके पूछ लीजिए। बिकॉज यार मैं आपके लिए जो प्लेटफॉर्म लाया हूं ना, मेरी टीम जो प्लेटफॉर्म लाई है, स्कॉलर्स की जो टीम प्लेटफॉर्म लाई है, वो प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां आपको सोचना नहीं है पूछने के लिए, जहां आपको चैट नहीं करनी, टाइप नहीं करना, सीधा सर जी, गुरुजी एक बार और समझा दीजिए, सर ये बात नहीं समझ में आई, सर ऐसा क्यों हुआ। हम चाहते हैं हमारे बच्चों को अल्टीमेट लेवल की क्लैरिटी हो, इसलिए हर स्टेप क्रॉस कर दिया, तुम्हें समझाने के लिए हर स्टेप क्रॉस कर दिया। और जो हमारी टीम है ना भाई, गजब की टीम है, गजब की टीम। क्यों? 15 साल हो गए हम लोगों को अपनी टीम बना के चलते हुए। इतना हमारा स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड है, बिकॉज 15 इयर्स इज अ ह्यूज टाइम। तो जो एक्सपीरियंस है टीचर्स का वो निकल करके आता है। जैसे आपको पढ़ते हुए मेरे साथ 1 घंटा हो गया,
तो मैंने थोड़ा तो बोर किया होगा, ज्यादा नहीं किया होगा बोर, समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत थोड़ी मोहब्बत हुई होगी, फिजिक्स से थोड़ी समझ में आई होगी, है ना। तो यार इस तरह का जो एनर्जी, इस तरह की जो मजा है वो आपको आता है हमारी क्लास में। और यू नो व्हेन यू स्टार्ट लविंग थिंग्स, आई फील व्हेन यू स्टार्ट लविंग थिंग्स देन रिजल्ट इज अ साइड इफेक्ट। रिजल्ट अपना आप आ जाता है दोस्त। प्यार होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, डर जाना चाहिए, डर निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर आप वाकई में यू वांट टू बी अ टॉप इंजीनियर, टॉप डॉक्टर, you want to have a top rank, then one thing is very 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 important: select an organization where teacher will work for you, आपके लिए काम करें और आप उस काम से पूछ पाए, you can ask your doubts, you can ask your queries। और ऐसा प्लेटफॉर्म हो जैसा अभी आप अटेंड कर रहे हो कि आपको चैट नहीं करना पड़ा, आप अनम्यूट करो, बोल सकते हो, जो भी बात हो हर बंदे की बात सुनी जाएगी, हर बच्चे के लिए पर्सनल टेंशन है। और एक बैच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिमिटेड हो। मैं ऑनलाइन अनअकैडमी में भी पढ़ाता हूं, सो आई एम द वन ऑफ द टॉप फिजिक्स टीचर ओवर देयर, बट मेरी क्लास में 200 लोग हैं। अब 200 बच्चों का चैट अगर आ रहा है, मैं पढ़ ही नहीं सकता क्या है, और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं चैट को ऑफ कर देता हूं। आई कांट सी हु इज कमिंग, हु इज टॉकिंग, हु इज डूइंग व्हाट, सो आई कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट आई हैव टू टीच। बट इंपॉर्टेंट इज कि यू शुड बी एबल टू आस्क, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसलिए हमने यार अपनी क्लास में लिमिट सेट कर रखी है कि यार इतने ही बच्चे होंगे क्लास में तभी हम ध्यान दे पाएंगे। एंड देन you are coming into an institution umbrella, तो यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन है। जो टीचर पढ़ा रहे हैं पूरा कोर्स बना पड़ा है पहले से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पहले से बना हुआ है, तो पहले से सेट है, क्या पैटर्न है, क्या मॉड्यूल है, क्या टेस्ट है, हर संडे को पेपर होना है, सब कुछ सेट है। और टीम तो इतनी स्ट्रांग है, सोचने की जरूरत नहीं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी, समझ में आई, पहले तो अपना जरूर फीडबैक दें, हमारी टीम को जरूर अपना प्यारा सा फीडबैक दे, बताएं कैसी लगी क्लास, नहीं अच्छी लगी तो भी बताएं। और अगर आपको लगता है कि हाँ आप जुनून है आपके अंदर कुछ करने का, तो उस जुनून में मैं यानी सुधांशु बजाज आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। आओ मेरे साथ लग जाओ और मेरे साथ अपने जुनून को, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए जान मार देते ना। नया बैच स्टार्ट हो रहा है, न्यू बैच स्टार्टिंग, सीट्स मेरे बैच में खत्म हो रही हैं। मैं लिमिटेड बैच, ये लास्ट बैच है जहां मैं पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं नहीं पढ़ाऊंगा। बोले गुरुजी रिजल्ट तो अभी आए नहीं। देखिए जो फोकस है, द वन गाय हु इज फोकस, उसको पता है, उसको रिजल्ट की वेट नहीं करनी, पता उसके नंबर थोड़े कम आ रहे हैं, उसको आइडिया भाई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, दोबारा तैयारी करूंगा मैं। तो वो ये सब ड्रामेबाजी की वेट नहीं करता कि रिजल्ट आए काउंसलिंग करूं, ये उसको मालूम है 620 से इस बार गवर्नमेंट कॉलेज का मिलना ही नहीं। तो भाई जो लोग भी फोकस्ड हैं, क्लियर है, मेरा लास्ट बैच बन रहा है, अगर आप चाहते हो उसमें बुक कराना तो अपनी सीट बुक कराएं इमीडिएटली। ऐसा ना हो कि यार निकल जाए फिर 15 दिन बाद बोलो, सर को कॉल करो, सर सुधांशु सर के बैच में सीट मिल जाएगी, सर मिलेगी नहीं, बैच में सीट लिमिटेड है। तो ऐसा ना हो यार, हाथ से चीजें निकल जाए। इमीडिएटली कॉल द टीम एंड बुक योर सीट नाउ बिकॉज द बैच इज क्लोजिंग। गाइज इट वॉज रियली वंडरफुल टीचिंग यू, मुझे बड़ा मजा आया फ्रैंकली स्पीकिंग। पता नहीं आप लोग कितना बोर हुए, जरूर बताना, ठीक है। और ये मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर है। इफ यू वांट टू बी इन टच विद मी, आपको मुझसे कोई मदद चाहिए हो, ये मेरा पर्सनल नंबर है। डू सेव दिस एंड मैसेज मी इन केस यू हैव एनी डिफिकल्टीज, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू बच्चों एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शबा खैर, गॉड ब्लेस यू एंड मे यू अचीव योर रिजल्ट्स। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।